जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि बिहार सिपाही भर्ती 2025 की नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है, जिसके तहत जो वैकेंसी दी गई है वो 19,838 वैकेंसी दी गई है। तो इसी में दोस्तों हम जानेंगे आज ये कि सिलेबस क्या है, इसमें सैलरी क्या होगी, इसकी योग्यता क्या होगी, इसके संदर्भ में जो भी जानकारी होगी आपको संपूर्ण जानकारी वो बताई जाएगी, ताकि आपको यह फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत ना हो। और इसमें योग्यता क्या होगी, सिलेबस क्या आएगा, ये सभी जानकारी आपको सटीक तरीके से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। देखो, पद का नाम है सिपाही और रिक्ति जो इसमें आई है वो 19,838 आई है। अब आप आवेदन जो करोगे वो ऑनलाइन करोगे और आवेदन को जो प्रारंभ हो रहा है वो 18/3/2025 से शुरू हो रहा है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 18/4/2025 है। तो आपको 1 महीने का समय दिया जा रहा है इस फॉर्म को फिल करने में, कि आप 18/3 से लेकर के 18/4 तक में जब चाहो तब फॉर्म को फिल कर सकते हो। सैलरी जो दोस्तों हो सकती है वो 21,700 से लेकर के 69,100 तक की सैलरी हो सकती है आगे चल करके। अब देखो दोस्तों, अब बात कर किया जाए आरक्षण कोटि के बारे में। देखो, आरक्षण कोटि कोड दिया गया है, पदों की संख्या दी गई है, महिलाओं के लिए जो क्षैतिज आरक्षण है वो दिया गया है और स्वतंत्रता सेनानी के आरक्षण के लिए जो क्षैतिज संख्या है वो दिया गया है। तो देखो दोस्तों, गैर आरक्षित सीट अर्थात जिसको आरक्षण नहीं दिया गया है, यूआर में जो आएंगे उनको जो वैकेंसी उनको दी गई है, पदों की संख्या वो 7,935 दी गई है, जिसे महिला को जो मिला है वो 2,777 सीटें दी गई है महिला वर्ग में। अब जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको जो दिया गया है पदों की संख्या वो कुल दिया गया है 1,983, जिसे महिला जो है वो 694 है। अब अनुसूचित जाति एससी के बारे में बात किया जाए तो एससी को जो सीटें दी गई है वो दिया गया है 3,174 और जो महिला वर्ग को दिया गया है वो 1,111 सीटें दी गई है। अनुसूचित जनजाति के बारे में बात किया जाए तो इनको दिया गया है 199 सीटें और महिला वर्ग के लिए इसमें सीटें 70। अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए बात किया जाए तो 3,571 पदों की संख्या इसको दी गई है और इसमें महिला वर्ग के लिए जो है वो 1,250 है। जो पिछड़ा वर्ग जो बीसी में आते हैं, ट्रांसजेंडर सहित याद रखना, इसको जो पदों की संख्या दी गई है वो 2,381 दी गई है। महिला वर्ग के लिए 815 सीटें दी गई है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को जो दिया गया दोस्तों सीट है वो दिया गया है 595, इसको बोलते हैं बीसीडब्ल्यू। तो पिछड़े वर्ग के महिलाओं को जो सीट दिया गया वो कितना दिया गया है, तो याद रखना 595 दिया गया है। इसी के साथ जो कुल बिहार पुलिस की भर्तियां आई है वो 19,838 आई है और महिलाओं के लिए जो सीट आई है वो कितनी आई है, तो 6,717 सीटें आई है। अब बात किया जाए स्वतंत्रता सेनानी के लिए कितनी सीटें दी गई है, तो 397 सीटें दी गई हैं दोस्तों। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरोगे और अच्छे से तैयारी करोगे तो आप सफलता जरूर प्राप्त करोगे। अब एग्जाम पैटर्न के बारे में बात किया जाए तो इसका 2 चरण होगा। प्रथम चरण जो होगा वो लिखित परीक्षा होगा ओएमआर सीट पर, अर्थात जो एग्जामिनेशन इसका होगा वो ऑफलाइन एग्जाम होगा ओएमआर सीट पर। और द्वितीय चरण जो होगा उसकी वो जो द्वितीय चरण का जो परीक्षा होगा वो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, उसको बोलते हैं पेट होगा। अब देखो, न्यूनतम उम्र दोस्तों जो क्या है तो 1/8/2025 तक अगर आपकी एज पूर्ण रही है, जो एज की बात कर रहा है 1/8/2025 तक आपका अगर एज पूर्ण रहा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ये भी आप याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। तो आवेदन शुल्क दोस्तों सबसे पहले ये जान लो कि ये फॉर्म फिल करना है आपको वो ऑनलाइन आवेदन पत्र करना है आपको है। अब बात करते हैं कि शुल्क कितना लगेगा, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी, राज्य के मूल निवासी, सभी वर्ग के कोटि के महिला अभ्यर्थी एवं ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए जो आवेदन पत्र का मूल्य रखा गया है वो 180 रुपया रखा गया है और से सभी कोटि के लिए जो मूल्य रखा गया है वो 675 रखा गया है। अर्थात दोस्तों याद रखना, जिसको आरक्षण नहीं दिया गया है वो आते यूआर में आते हैं या फिर दोस्तों ईडब्ल्यूएस में आते हैं, उसको जो देना है फी वो देना है 675 मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो, उम्र सीमा के बारे में बात करते हैं तो उम्र सीमा अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। अर्थात जो आपके पास जो मैट्रिक का प्रमाण पत्र है उसमें जो आपका उम्र सीमा दिया गया, जो डेट ऑफ बर्थ दिया गया, उसके हिसाब से उम्र सीमा की गणना की जाएगी और कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार निम्न रहेगी। अब क्या रहेगी, तो गैर आरक्षित कोटि के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 18 वर्ष है और अधिकतम जो है वो 25 वर्ष है, याद रखना। जो गैर आरक्षित
के लिए जो न्यूनतम उम्र रखा गया है वो कितना रखा गया है, 18 वर्ष रखा गया है। और अधिकतम उम्र सीमा जो रखा गया वो कितना रखा गया है, 25 वर्ष रखा गया है। जो पिछड़ा वर्ग के कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि के पुरुष के लिए अधिकतम उम्र सीमा जो है वो 2 वर्ष का शिथिलीकरण, यानी कि न्यूनतम उम्र सीमा जो है 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा जो है वो 27 वर्ष है। याद रखना, गैर आरक्षित जो है उसके लिए 25 वर्ष है, और जो आपका पिछड़ा वर्ग है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है वो 27 वर्ष तक के जो रहेंगे वो यह फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए बात किया जाए तो महिलाओं को की अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्षों का शिथिलीकरण दिया गया, 3 वर्ष बढ़ाया गया। जैसे क्या, तो देखो न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा महिला के लिए कितनी वर्ष, 28 वर्ष है। पुरुष में कितना, तो और गैर आरक्षित जो कोटि है उसमें कितना दिया गया, 25 वर्ष दिया गया है, और उसी में 3 जोड़ोगे तो 28 पे पहुंच जाओगे दोस्तों आप। तो याद रखना, जो पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है वो कितनी है दोस्तों, तो 28 वर्ष है, और न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, 18 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुष एवं महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों का शिथिलीकरण है, यानी कि न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा जो है वो 30 वर्ष है। अगर सीधे शब्दों में बात किया जाए तो याद रखना, जो गैर आरक्षण कोटि के व्यक्ति हैं, उनके अभ्यर्थी हैं, उनके लिए 18 वर्ष है न्यूनतम सीमा और अधिकतम उम्र जो है वो 25 वर्ष है। जो पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए पुरुषों के बारे में बात किया जाए तो पुरुषों के लिए 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा 27 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा जो आपकी होगी वो 28 वर्ष होगी और न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होगी। और अनुसूचित जाति हो जाएंगे, अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुष और महिला हो जाएंगे, उनके लिए दोस्तों न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा जो है वो 30 वर्ष है। मेरे प्यारे दोस्तों अब बात करते हैं शारीरिक मापदंड के बारे में। तो शारीरिक मापदंड अर्थात अभ्यर्थी को निम्न अनुसार न्यूनतम ऊंचाई, सीना माप और वजन होना चाहिए। जैसे कि जो गैर आरक्षित और पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए, जो गैर आरक्षित है, जिसका आरक्षण नहीं है, जो पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी है, उनकी जो न्यूनतम ऊंचाई होगी वो 165 सेंटीमीटर हो जाएगी और न्यूनतम बिना फुलाए सीना जो होगा दोस्तों वो 81 सेंटीमीटर होगा और न्यूनतम फुलाकर जो होगा वो 86 सेंटीमीटर होगा। अधिकतम कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन न्यूनतम जो होना चाहिए सीना फुला करके वो 86 और बिना सीना फुलाए होना चाहिए 81। किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, तो गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए। अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के बारे में बात किया जाए तो इसकी हाइट जो दी गई है वो 160 सेंटीमीटर दी गई है और बिना सीना फुलाए जो इसकी सीना होनी चाहिए वो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाकर जो होना चाहिए न्यूनतम वो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अर्थात सीना में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, ऊंचाई में कॉम्प्रोमाइज किया गया, याद रखना। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी के लिए। तो 160 सेंटीमीटर ऊंचाई रहेगी। जो आपका न्यूनतम सीना बिना फुलाए रहेगा वो 79 सेंटीमीटर रहेगा और सीना फुलाकर रहेगा 84 सेंटीमीटर। और सभी वर्ग के महिला अभ्यर्थी के लिए बात किया जाए तो हाइट होगी इसी महिला की 155 सेंटीमीटर और सीना दोस्तों इस पर लागू नहीं होगा, याद रखना। तो देखो, फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। अगर मान लो कि आप अगर सीना फुलाते हो फिर आपकी सीना जो फुल करके दोस्तों 81 होती है तो 81 होनी चाहिए और जो फुलाकर बात करते हैं तो 86 यानी कि 5 वर्ष का अंतर होना चाहिए। अगर आप 81 के बदले 82 कर लेते हो तो फिर आपको चाहिए 5 सेंटीमीटर का अंतर मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो, सभी वर्ग के महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। अर्थात अगर कोई महिला इस फॉर्म को फिल करती है तो उसको 48 किलोग्राम उसका वजन होना चाहिए कम से कम। महिला के लिए वजन रखा गया यहाँ पर है कि महिला का जो वजन होना चाहिए कम से कम वो 48 किलोग्राम होना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रांसजेंडर के बारे में। तो ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थी के ही समान होंगे। अर्थात जो महिला वर्ग है उसकी जो हाइट के बारे में बात की गई है तो 155 सेंटीमीटर बात की गई है, तो ट्रांसजेंडर के लिए भी 155 सेंटीमीटर ही हाइट होना चाहिए। और महिला वर्ग के अगर वजन के बारे में बात किया गया है तो 48 किलोग्राम बोला गया है, तो ट्रांसजेंडर का भी वजन दोस्तों 48 किलोग्राम भी होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। ये जानकारी आपको कैसी लग रही है, इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। और वैकेंसी भी आ गई है और जल्दी इसका एग्जाम भी हो जाएगा विधानसभा चुनाव से पहले, तो आप लग जाओ इसकी तैयारी में ताकि आप जल्दी से सफल हो सको।
अब देखो, बात करते हैं प्रथम चरण में जो परीक्षा होगी वो लिखित परीक्षा होगी। तो लिखित परीक्षा दोस्तों किस अनुसार होगी, बात करते देखो, आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जो आपने आवेदन किया उसका संग्रहण पहले किया जाएगा, फिर आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। और जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे, अर्थात जो आपने फॉर्म फिल किया हुआ फॉर्म जो आपका है वो सही पाए जाएंगे, तो उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा का आयोजन होगा। ये सब दोस्तों कॉमन बात है, आपको पता ही होगा कि अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो फॉर्म में जो जानकारी दी गई है वो जानकारी अगर आपके लिए सही होगी, अगर उसको लगे कि जानकारी सही है, तो आप लिखित परीक्षा आपके लिए आयोजन होगा, अन्यथा नहीं होगा। और विज्ञापन के लिए जो प्राप्त आवेदन की संख्या के आधार पर एक से अधिक पाली में परीक्षाएं आयोजित की जा सकती है, क्लियर किया गया है। अब बात करते हैं बहुस्तरीय और बहुप्रश्नीय परीक्षाओं के लिए मेधा निर्धारण हेतु सामान्यकृत अंकों की गणना, और उसके बाद बोला गया एक्वी परसेंटाइज पद्धति में से की जाएगी। अर्थात दोस्तों इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात की गई है कि नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। अब देखो दोस्तों, बात करते हैं लिखित परीक्षा का स्तर जो होगा वो बिहार परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष का स्तर होगा। नहीं, लिखित परीक्षा का जो स्तर होगा वो 10th में जो आप 10th तक जो आपने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग होगा। और लिखित परीक्षा में सब्जेक्ट क्या क्या आ जाएगी, तो हिंदी रहेगा आपका, अंग्रेजी रहेगा, गणित रहेगा, सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र रहेगा, विज्ञान के बारे में बात किया जाए तो भौतिक रहेगा, रसायन शास्त्र रहेगा, प्राणी विज्ञान रहेगा और वनस्पति विज्ञान रहेगा। अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों रहेंगे। और देखो, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामलों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, अर्थात करंट अफेयर्स भी होगा दोस्तों। और अगर इसकी आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है तो विस्तृत जानकारी दोस्तों आपको bihargovernment.in पर मिल जाएगा। csbc.bihargovernment.in पर इसकी विशेष जानकारी मिल जाएगी। सबसे अधिक प्रश्नों की संख्या दोस्तों आपका जीके जीएस से रहेगा, करीबन 70 प्रश्न आपके जीके जीएस से आएंगे। तो अच्छे से तैयारी करो और मन लगा कर तैयारी करो ताकि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए। अब देखो, लिखित परीक्षा जो होंगे वो 100 अंक के होंगे और 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा, यानी कि 100 अंक का प्रश्न रहेगा आपको और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और देखो, कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। अगर आप 100 में 100 नंबर दिया जाएगा, अगर 100 प्रश्न सही करते हो तो आपको 100 नंबर मिलेगा, अगर आप 5 करते हो तो 5 मिलेगा। परीक्षा OMR सीट पर आधारित होगा, अर्थात परीक्षा ऑनलाइन नहीं होगा। परीक्षा के लिए आपको OMR मिलेगा, उसी OMR को आपको सही से फिल करना है, फिर जाकर के दोस्तों आपको क्या आपका उसी प्रकार से एग्जाम होगा, OMR के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम होगा। जिनमें से एक प्रति अदृश्य कारण प्रति के रूप में पारदर्शी के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक की सुरक्षित रखी जाएगी। अर्थात इसमें यह बोला गया है, देखो इसे बोला गया परीक्षा में OMR सीट होगा और OMR सीट या उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, 2 प्रतियां होगा और 1 प्रति में आपका अदृश्य कार्बन के प्रति के रूप में प्रसर्द के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात, जो अंतिम चयन सूची है अर्थात आपका रिजल्ट आ गया और वो अंतिम जो चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक वह सुरक्षित रखी जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, यह बोला गया है। तो बस आप इतना याद रखो इसमें सीधे तौर पर कि परीक्षा जो होगा वो 100 अंकों का होगा और इसमें आपको 2 घंटा समय मिलेगा और 100 प्रश्न में अगर आप 100 सही करते हो तो 100 नंबर आपको दिया जाएगा, अर्थात 1 क्वेश्चन पे सही करने पर 1 नंबर दिया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अभी तक नेगेटिव की कोई बात नहीं की गई। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। अर्थात ये कह रहा है कि अगर देखो 100 नंबर का एग्जाम हुआ और 100 नंबर आपको मिला, अगर आप 100 नंबर सही बनाते हो 100 नंबर आपको मिलेगा। तो ये बोला गया है कि अगर आप उस 100 में 30% से कम अंक प्राप्त करते हो तो आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा में असफल घोषित कर दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, जो लिखित परीक्षा दोस्तों हुआ है उसमें जो आपको प्राप्त अंक हुआ है उस प्राप्त अंक के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियां के आरक्षण कोटिवार प्रत्येक कोटि के लिए 5 गुना अभ्यर्थी का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। अर्थात यह कह रहा है कि लिखित परीक्षा में जो प्राप्त अंक के आधार पर यथासंभव जो विज्ञापित रिक्तियां आई है उस रिक्तियां के अनुसार कोटिवार, मतलब कोटिवार आरक्षण, कोटिवार मतलब क्या, अगर मान लो कि जनरल कैटेगरी को दिया गया है 20 सीटें या फिर मान लो कि ST/SC को दिया गया 50 सीटें, तो 50 मल्टीपल 5 कर दो, उतना आपको दोस्तों शारीरिक दक्षता के लिए रिजल्ट दिया जाएगा, उतना चुना जाएगा। शारीरिक जांच हेतु योग्य अभ्यर्थी की पर्याप्त संख्या में
अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थी का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन परिषद द्वारा कम किया जा सकता है। मतलब ये बोला है कि शारीरिक जांच हेतु योग्य अभ्यर्थी की प्राप्त संख्या की अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थी का जो अनुपात प्रयुक्त रूप से केंद्रीय चयन पार्षद द्वारा जो होगा वो कम कर दिया जा सकता है। कोटिवार समान कटअफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का चयन अगले चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। अब बोला गया ये कि लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगा। जो लिखित परीक्षा आपका है वो अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी। मतलब ये बोला है लिखित परीक्षा आपके से इसीलिए ले रही है बिहार पुलिस, बिहार गवर्नमेंट, ताकि आप दोस्तों शारीरिक दक्षता के लिए क्वालिफाई कर सको। बस इतना ही काम है, ये इसमें बोला गया है मेरे प्यारे दोस्तों। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखो, अब शारीरिक दक्षता हम लोग समझ गए। अब बात करते हैं कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में निम्नलिखित स्पर्धा क्या क्या होगी। जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है उसमें क्या क्या होगा, हमने लिखित एग्जाम के बारे में समझ लिया। अब बात करें, सबसे पहले दौड़ होगा। दौड़ जो होगा दोस्तों वो अधिकतम 50 अंक का होगा और सभी कोटि के पुरुष के लिए 1 मील अर्थात 1.6 किलोमीटर और अधिकतम 6 मिनट में आपको ये दौड़ पूरा करना। अर्थात ये बोला गया है कि पुरुष के लिए जो दौड़ रखी गई है वो 1.6 किलोमीटर की दौड़ है और अधिकतम समय इसमें दिया जा रहा है 6 मिनट का। अगर आप 5 मिनट से कम में पूरा करते हो तो 50 अंक मिलेगा। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक करते हो तो 40 अंक मिलेगा। अगर आप 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकेंड से कम तक में दौड़ पूरा कर लेते हो तो 30 अंक मिलेगा। 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 6 मिनट तक अगर आप दौड़ पूरी कर लेते हो तो 20 अंक मिलेगा। तो याद रखना दोस्तों, आप प्रयास करो कि अपने रनिंग को अच्छा कर लो ताकि आप 5 मिनट से कम में ही दौड़ को पूरी कर सको, जिससे आपको 50 अंक मिल जाए। अब बात करते हैं दोस्तों ये कि 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। अब यहाँ क्लियर बोला है कि अधिकतम 6 मिनट में दौड़ को पूरी करना है और 6 से अधिक लोग तो आपको असफल घोषित किया ही जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, आपको अंक प्राप्त करना भी बहुत ही जरूरी है। तो आप याद रखना कि हम प्रयास करें कम से कम कि 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 20 सेकंड तक ही दौड़ को पूरा कर ले, ताकि कम से कम 40 अंक तो हमको मिल ही जाए दोस्तों। अगर आप 50 प्राप्त करते हो तो बहुत ही अच्छी बात दोस्तों आपके लिए है। अब देखो, सभी कोटि के महिला के लिए अगर बात किया जाए तो महिला के लिए दोस्तों 1 किलोमीटर का दौर रखा गया है 5 मिनट में। 5 मिनट का समय दिया जाएगा महिलाओं को सभी कोटि के लिए और 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है। अगर 4 मिनट से कम में दौड़ लेती है महिला तो 50 अंक मिलेगा। 4 मिनट से या 4 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ लेती है तो 40 अंक दिया जाएगा महिला अभ्यर्थी को। 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकंड तक दौड़ लेती है तो 30 अंक दिया जाएगा। 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट तक दौड़ लेती है तो 20 अंक दिया जाएगा। तो मैं महिला अभ्यर्थी से भी निवेदन करूंगा कि आप इतना अच्छा दौड़ कर ले कि आप 50 या 40 अंक प्राप्त कर सके। 50 प्राप्त कर लेते तो बल्ले बल्ले है, 40 प्राप्त कर चलेगा मिला जुला, लेकिन 50 आप करो प्रयास प्राप्त करने का, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बहुत ही अधिक है। आप जितना अधिक अंक को अर्जित करोगे उतना अधिक और उतना जल्दी आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं, जानते ही हो आप कि अगर 5 मिनट बोला गया महिला के लिए, 5 मिनट 6 सेकेंड, 5 मिनट 1 सेकेंड में भी अगर दौड़ पूरा करती है तो वो महिला अभ्यर्थी जो होगी उसको असफल घोषित कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, दौड़ के बारे में बात कर लिया, बात करते हैं गोला फेंक के बारे में। तो इसमें पहला दौड़ होगा, फिर गोला फेंक होगा। गोला फेंक दोस्तों क्या होगा, तो अधिकतम 25 अंकों का होगा गोला फेंक। दौड़ हुआ 50 अंक का और गोला फेंक होगा 25 अंक का। तो आपने प्राप्त किया 75 अंक, याद रखना। अब देखो, सभी कोटि के पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना है। कितना फीट फेंकना दोस्तों, देखो 16 पाउंड का गोला होगा, वजन है 16 पाउंड एक वजन है, तो 16 पाउंड का गोला जो होगा वो 16 फीट फेंकना होगा कम से कम। और 16 फीट से 17 फीट फेंकते हो तो आपको 9 अंक मिलेगा। 17 फीट से ज्यादा फेंकते हो और 18 फीट तक फेंकते हो तो 13 अंक मिलेगा। 18 फीट से ज्यादा फेंकते हो और 19 फीट तक फेंकते हो 17 अंक मिलेगा। अगर 19 फीट से ज्यादा फेंकते हो 20 फीट तक फेंकते हो 21 अंक मिलेगा और 20 से ज्यादा फेंकते हो तो 25 अंक मिलेगा। तब आपको मिलेगा 75 अंक, जब आप दोनों दोस्तों टॉप वाला क्वालिफाई करते हो। अर्थात मैंने दौड़ में क्या बोला कि दौड़ में अगर आप 5 मिनट से कम में दौड़ लेते हो तो 50 अंक और 20 फीट ज्यादा फेंकते हो तो 25 अंक, तो आपको मिलेगा 75 अंक। तो दोस्तों याद रखें, 16 फीट से कम फेंकोगे गोला तो अभ्यर्थी असफल हो जाएंगे, क्लियर बोला गया है। सभी कोटि के महिलाओं के लिए बात किया जाए तो 12 पाउंड का गोला होगा और 12 फीट फेंकना होगा। जितना पाउंड है उतना ही फीट फेंकना, याद रखना। तो पुरुष में बोला गया 16 पाउंड 16 फीट, महिलाएं बोला गया 12 पाउंड 12 फीट। अब देखो दोस्तों, 12 फीट से 13 फीट तक फेंकेगी महिला अभ्यर्थी तो मिलेगा 9 अंक। 13 से 14 फीट तक फेंकेगी तो 13 अंक मिलेगा।
14 से 15 फीट तक फेंकेगी 17 अंक मिलेगा, 15 से 16 फीट फेंकेगी 21 अंक मिलेगा, और 16 ज़्यादा फेंकेगी तो 25 अंक मिलेगा। 12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थी जो होंगी वो असफल घोषित कर दी जाएगी। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अभी से ही आप तैयारी में लग जाओ और प्रयास करो कि हम फिजिकल में भी कम से कम 1 घंटा समय दें अपने आप को। अगर आपको सफल होना है तो सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए तपना पड़ता है, जगना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, नींद को त्यागना पड़ता है, फिर जाके सफलता मिलती है। तो आप अभी से ही लग जाओ रिटन एग्जाम के लिए भी दोस्तों, और आप रनिंग के लिए भी लग जाओ, ताकि आप समय के साथ सफलता प्राप्त कर लो। एक एज में जब वृद्धि मिलता है ना दोस्तों, तो एक अजब सा गर्व महसूस होता है अपने आप पर, और माता पिता भी आप पे बहुत ही गर्व करेंगे, क्योंकि वो आपसे बहुत ही उम्मीद करते हैं। तो अभी से ही लग जाओ। अब बात करते हैं ऊंची कूद के बारे में। तो ऊंची कूद जो होगा वो कितने अंक का होगा? 25 अंक का होगा। कितने अंक का होगा दोस्तों? 25 अंक का होगा। तो हो गया 100, 50 दौड़ होगा, 25 गोला फेंक होगा, ऊंची कूद कितना होगा? तो 25 अंक का होगा। देखो सभी कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट रखी गई है। 4 फीट अगर दोस्तों आप 4 फीट की अगर ऊंची कूद प्राप्त करते हो आप तो 13 अंक दिया जाएगा, और 4 फीट 4 इंच के बाद 4 फीट 4 इंच करते हो 17 अंक, 4 फीट 8 इंच करते हो 21 अंक, और 5 फीट तो 25 अंक दिया जाएगा। और 4 फीट न कूदने वाले जो है वो कहाँ जाएंगे? तो घर जाएंगे, सीधा बोला गया है। सभी कोटि के महिलाओं के लिए बात किया गया है तो न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट होगी। 3 फीट के लिए 13 अंक दिया जाएगा, 3 फीट 4 इंच के लिए 17 अंक, 3 फीट 8 इंच के लिए 21 अंक, और 4 फीट के लिए 25 अंक दिया जाएगा। और 3 फीट भी नहीं कूद पाएगी तो वो घर जाएगी, फिर बैक हो जाएगी। दोस्तों याद रखना। दोस्तों तो हमने ऊंची कूद के बारे में बात कर लिया। आप देखो नियत समय क्या बोला गया? नियत समय यानी पुरुषों के लिए 6 मिनट और महिलाओं के लिए 5 मिनट की दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक एवं ऊंची कूद स्पर्धा में न्यूनतम विनिश्चित मापदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा, और ऐसे अभ्यर्थी को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अर्थात दोस्तों अगर आप दौड़ नहीं कर पाते हो तो आगे की प्रक्रिया को नहीं पूरी कर पाओगे। अगर दौड़ कर लेते हो, गोला फेंक नहीं कर पाते हो तो गोला फेंक के बाद की प्रक्रिया को पूरी नहीं कर पाओगे। अगर आप ऊंची कूद कर लेते हो तो ऊंची कूद के बाद दोस्तों इतना ही तो है ही। अब इसके आगे मैं क्या बोलूं। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, तो मात्र गोला फेंक एवं ऊंची कूद में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा। गोला फेंकने के लिए देखो एक बार में ही आप असफल नहीं होगे, आपको गोला फेंकने के लिए और ऊंची कूद के लिए 3 मौका दिया जाएगा, याद रखना। और तृतीय चरण जो दोस्तों होगा ये दस्तावेज सत्यापन होगा। अब देखो दोस्तों, दस्तावेज सत्यापन के बाद चिकित्सीय परीक्षण होगा, और नियुक्ति से पूर्व बिहार पुलिस हस्तक 1978 प्रश्न पत्र संख्या 103 के अनुसार सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सक परीक्षण नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। जैसे कि आंख का टेस्ट होगा, कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होगा, श्रवण शक्ति का टेस्ट होगा, हगलाहट की जांच की जाएगी। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य है। अर्थात जो आपका मेडिकल होगा इसमें योग्य पाया जाना जो दोस्तों आपका अनिवार्य किया गया है, और योग्य न पाए जाने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं की जाएगी। अब बात करें देखो अभ्यर्थी का उसके बाद क्या होगा, तो अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन की पहचान की जाएगी। नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नियुक्ति से पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन बिहार पुलिस तक 1978 प्रश्न पत्र संख्या 101 के अनुसार कराया जाएगा। प्रतिकूल आवेदन प्राप्त होने पर एवं अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया। अगर चरित्र प्रमाण पत्र आपका सही नहीं है तो आपकी नियुक्ति इसमें नहीं हो सकती है। सिंपल है दोस्तों, आगे पढ़ने की जरूरत इसमें नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये मैंने आज आपको बताया बिहार पुलिस के नोटिफिकेशन के बारे में कि कैसे कैसे आप फॉर्म भर सकते हो। और भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछना दोस्तों, मैं अवश्य ही आपको बताऊंगा इसके बारे में पूरी डिटेल में, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके और आप जल्द से जल्द सफल हो सको। क्योंकि सफलता दोस्तों बहुत ही मुश्किल से लोगों को मिलता है। अभी मौका मिला है तो मौका को बिल्कुल भी गंवाने ना दो। जो भी बच्चे पिछली बार जो आई थी करीबन 21,000 वैकेंसी आसपास में बिहार पुलिस में, उसमें कई सारे बच्चे जो हैं आपके वो आप लिखित परीक्षा में पास हो गए थे, फिर दौड़ में वो नहीं छट गए थे। तो मैं यही बोलूंगा उन बच्चों के लिए कि आप फिर से लगो, मेहनत करो, ताकि आपका इस बार दौड़ ना छूटे, आप तैयारी में फिर से लग जाओ दोस्तों आप। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।